हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इन शॉर्ट एंड इजी वे। तो पिछले लेक्चर के अंदर हम एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को या विद्युत क्षेत्र को चार्ज के इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके बारे में आज पढ़ते हैं। तो उसके जो टॉपिक है उसका नाम है क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ये विद्युत बल रेखा है। विद्युत बल रेखाएं। तो ये विद्युत बल रेखाएं होती क्या है? देखो, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि कोई चार्ज है, तो चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है, एक ऑरा जनरेट करता है। तो फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइनें होती है एक इमेजिनरी फोर्स लाइन होते हैं, इनका रियल में कोई अस्तित्व नहीं होता, ये इमेजिनरी होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी फोर्स लाइंस। ये काल्पनिक विद्युत बल रेखाएं होती है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, काल्पनिक लाइन होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। ये काल्पनिक रेखाएं होती है, ये बस समझने के लिए इनको रिप्रेजेंट किया जाता है कि इससे ड्रॉ करने पर, जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होती है, दूर की तरफ जाती है। तो उससे क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी या पढ़ने के अंदर, स्टडी करने के अंदर आसानी हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन रियल के अंदर होती क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन रियल के अंदर इमेजिनरी लाइंस होती है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ये है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। तो वो टेंजेंट किसको बताता है, वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जैसे कि एक पॉइंट ए पॉइंट ये मान लिया और एक बी पॉइंट ये मान लिया, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो आएगा इस डायरेक्शन के अंदर, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन के अंदर, और जो पॉइंट ए होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइनों का काम क्या होता है, इनके प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो पहली की बात क्या होगी, ये काल्पनिक इमेजिनरी लाइन होती है। सेकंड क्या होती है कि किसी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के ऊपर कोई टेंजेंट किसी पॉइंट के ऊपर ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट क्या बताती है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। तो ये इनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइनों का काम क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के किसी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाए, ए पॉइंट मान लो ये, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन के अंदर, और ये बी पॉइंट मान लो, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइनें क्या करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पर्टिकुलर पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन काम आती है। थर्ड पॉइंट क्या, थर्ड पॉइंट की बात करें तो हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से जो दो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती है। क्रॉस क्यों नहीं करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो लाइंस होती है उनके किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट किसको बताता है, इलेक्ट्रिक फोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। जैसे कि इस पॉइंट पर क्रॉस कर रहे हैं और इस क्रॉस करने वाले पॉइंट के ऊपर अगर इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ऐसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसा वाला। अगर इसको ए बोल दिया जाए तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसा वाला। और ये जो सेकेंड वाली है बी ए, तो इस बी के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका डायरेक्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर, इधर। यानी कि एक ही पॉइंट पर, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्राप्त हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस
आर नेवर क्रॉस ईच अदर। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, क्योंकि क्रॉस करने वाले पॉइंट पर दो रेखाओं के अनुसार दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस होती है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, इनका जो टेल होता है, ये टेल वाला सिरा क्या होता है? कल बताया था कि टेल वाला सिरा हाई पोटेंशियल यानी कि उच्च विभव वाला होता है, और ये जो केप वाला, ये हेड वाला सिरा होता है, ये लो पोटेंशियल होता है। तो ये उच्च विभव वाला सिरा होता है और ये निम्न विभव वाला सिरा होता है। ये निम्न विभव वाला सिरा होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जाने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज होता है, पोटेंशियल में कमी होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। फिर उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस होती है, ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे जाके खत्म होती है। ऐसा हमने बोल रहा है पहले भी कि क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव की ओर आती है और पॉजिटिव से दूर जाती है। तो पॉजिटिव से दूर जाती है और नेगेटिव की ओर आती है, तो ये नेगेटिव की ओर आती है। फिर उसके बाद में सिक्स पॉइंट में देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या होती है, दूरी के साथ में, दूरी के साथ के अंदर, जैसे कि अब इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस जो है कम है, इन दोनों पॉइंटों का बीच का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डेंस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो दोनों लाइनों के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर उसके बाद में एक 7 पॉइंट और आता है। 7 पॉइंट क्या आता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस होती है, ये चार्ज, जैसे ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q1, दो चार्ज है, तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन चार्ज के मैग्नीट्यूड को बताती है, यानी कि किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। किसी भी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, यानी कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस होगी उसका चार्ज भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये 7 पॉइंट, बेसिक से 7 पॉइंट होते हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस के होते हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, एक दो क्वेश्चंस की। अब इसका कोई एक दो पॉइंट रह गया हो तो देखता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, हाँ, एक चीज ये होती है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होती है हमेशा ओपन लूप बनाती है, हमेशा ओपन लूप, कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती है। वही सेम यहाँ वाला है रूल की, देख क्रॉस एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन हो जाएगी, तो ये हमेशा ओपन लूप के रूप में रहती है। अब देखते हैं किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई कंडक्टर जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, कंडक्टर के बारे में एक चीज मैंने बताई थी, चालक के गुणधर्म। तो चालक के बारे में एक बात बताई थी मैंने कि जो कोई भी जो चालक होता है, कोई भी जो कंडक्टर होता है, तो उसको अगर कोई चार्ज दिया जाता है, उसको अगर कोई चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज क्या कहता है, वो चार्ज उसके वॉल्यूम में नहीं ठहरता। वो चार्ज क्या करना चाहता है, वो चार्ज रिपल्सन के कारण, अगर कंडक्शन होगा, कंडक्टर मेटल है, तो उसके अंदर चार्ज क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकता है आराम से। तो मूव कर सकता है तो वो क्या चाहेगा कि रिपल्सन जितना कम हो सके। जैसे कि इसको चार्ज दिया गया, तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, कोई सा चार्ज, जैसे इसको +5 कूलम चार्ज दे दिया, तो +5 कूलम चार्ज दोगे तो वो जो चार्ज होगा यहाँ का पॉजिटिव, वो रिपल होके क्या करेगा, जितना दूर जाना चाहेगा
उतना जाएगा। तो सबसे दूर वाला पॉइंट क्या होता है, सरफेस होता है इसका। तो जब भी किसी पॉजिटिव को, किसी कंडक्टर को कोई चार्ज दिया जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी प्रकार का, तो वो चार्ज क्या होता है, उसके वॉल्यूम में नहीं ठहरता, वो चार्ज उसके सरफेस पे जाके ठहरता है। अगर बात की जाए नॉन कंडक्टर की, तो नॉन कंडक्टर के अंदर इसके अपोजिट होता है। नॉन कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कोई चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज जहां पर है वहीं पर ठहर जाता है, क्योंकि नॉन कंडक्टर के अंदर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम जो होता है वो नॉन कंडक्टिंग होता है। नॉन कंडक्टिंग के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन या चार्ज होता है मूव नहीं कर सकता। तो जिस पॉइंट के ऊपर, जिस वॉल्यूम के अंदर अगर चार्ज दिया जाता है तो वो वहीं पर ठहरता है। तो नॉन कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है वो होल वॉल्यूम में होता है, जबकि किसी कंडक्टर को दिया गया चार्ज सिर्फ उसकी सरफेस के अंदर होता है। तो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर अगर कोई चार्ज होगा, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, तो कंडक्टर के अंदर विद्युत बल रेखाएं भी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो लाइंस होती है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस जो होती है वो रिलेटेड होती है किससे, चार्ज से। और किसी कंडक्टर के अंदर अगर कोई चार्ज है ही नहीं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस नहीं होती है। तो वहां पर कंडक्टर के अंदर क्या बोला जाता है कि कंडक्टर को दिया गया पूरा का पूरा चार्ज उसके सरफेस पे जाके ठहरता है। इस कारण क्या बोला जाता है, इस कारण ये बोला जाता है कि कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस और जीरो, जीरो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस होती है। वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है। किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस भी नहीं होती, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज ही उपस्थित नहीं होता है। फिर ये बोला जाता है कि जो कंडक्टर होता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होती है, परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती है। एक चीज तो क्या कि कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती। दूसरी क्या, ये परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर ही प्रवेश करती है या निकलती है। तीसरी चीज क्या, तीसरी चीज ये है कि किसी कंडक्टर के अंदर अगर उसका एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एरियल चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो उसको, उसका जो चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी रेडियस की। ये थर्ड पॉइंट हो गया, सॉरी फोर्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट तो क्या था, थर्ड पॉइंट क्या था कि ये परपेंडिकुलर ही प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है कंडक्टर से परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होती है। और फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर के लिए उसका एरियल चार्ज डेंसिटी जो होता है उसके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होता है, जैसे के बाद ट्रिपल के अंदर, पीएमटी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ भी है, उसकी बात करेंगे अभी। तो ये होती है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली बात तो क्या होती है, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस सॉरी नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता, कोई चार्ज ही नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लाइंस भी नहीं होते और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता। थर्ड पॉइंट क्या होती है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस प्रोड्यूस होती है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होती है। फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि इनका जो एरियल चार्ज डेंसिटी होता है वो इनके रेडियस के, इसके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि एक चिड़िया, चिड़िया का बनाया हुआ डायग्राम आया था। तो उसमें बोला गया था पॉइंट, जैसे कि ये जो चौंच वाला पॉइंट है इसको ए पॉइंट दे दिया गया था, इसे बी पॉइंट दे दिया गया था, इसे यहाँ पर किसी बी पॉइंट दे दिया गया था और इसे सी पॉइंट दे दिया गया था। और पूछा था कि जो पॉइंट है ए, बी और सी, इन पॉइंटों के ऊपर ऑर्डर पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर पूछा था। ये जो तीन पॉइंट दिए हुए हैं इन तीन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर पूछा था। तो किसी कंडक्टर के लिए क्या बोला जाता है, किसी कंडक्टर के लिए जो उसका एरियल चार्ज डेंसिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेडियस के, वो जो पॉइंट होता है उसका कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा के। ये आगे अभी जो चार्ज डेंसिटी आएगा उसको चार्ज डेंसिटी वाला टॉपिक बताया जाएगा
कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सिग्मा के, एरियल चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ये रेडियस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के। अब देखो इस पॉइंट का जो रेडियस होगा वो सबसे कम होगा, फिर इसका कम होगा, फिर इसका ज्यादा होगा, इसका तो सबसे ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा वाला वक्र बनेगा, गोला बनेगा, इसका थोड़ा छोटा वाला गोला बनेगा, और इसका तो गोला ही बहुत ही छोटा बनेगा। तो जो वक्रता होगी इसकी कर्वेचर होगा, तो रेडियस सबसे कम किसका होगा, ए वाले का, आर ए, आर बी और आर सी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑर्डर होगा वो आएगा ई ए, ई बी और ई सी। तो हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जो कोने होते हैं, तीक्ष्ण कोने होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन ये होता है कि एक चार्ज है ए और एक चार्ज है बी, एक चार्ज ए है एक चार्ज बी है। हाँ, तो ये दो चार्ज है ए और बी। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि ये जो ए और बी है ये क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, पहला। और दूसरा बताना है कि क्यू ए अपॉन क्यू बी इनके चार्ज का रेशियो क्या आएगा। तो देखो ए वाले से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस प्रोड्यूस होकर के बाहर जा रही है, ए वाले से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस प्रोड्यूस होकर के बाहर की तरफ जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस प्रोड्यूस होकर के बाहर की तरफ, रिपल्सन वाली बाहर की तरफ किसकी जाती है, पॉजिटिव की जाती है। और अंदर की ओर किसकी तरफ आती है, एक नेगेटिव के लिए आती है। तो ए वाला जो चार्ज होगा वो तो होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, और जो बी वाला चार्ज होगा वो चार्ज होगा क्या, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनका अमाउंट पूछा है। अमाउंट पूछा है तो क्यू ए अपॉन क्यू बी करेंगे। तो पहले अभी जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस का हम प्रॉपर्टी देख रहे थे तो वहां पर एक चीज आई थी कि जो इनका मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। तो देखो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके लिए एक के लिए तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कितनी है 8, और इसके लिए कितनी 1 2 3 4 5 6। तो इसके लिए आ जाएगा 6, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 4/3। ये इनका चार्ज का रेशियो आ जाएगा। ये चार्ज कूलाम के अंदर नहीं, ये रेशियो है कि 4/3 का ये रेशियो रह गया। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो ये क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी होता है ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कंडक्टर दिया हुआ है या कंडक्टर दिया हुआ है और उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस के बारे में बताया गया कि एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ये होगा, दूसरे प्रकार का इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ये वाला होगा, तीसरे प्रकार का ये वाला होगा और चौथे प्रकार का ये वाला होगा। तो इनमें से कौन सा पॉसिबल होगा, इनमें से कौन सा पॉसिबल होगा। तो देखो आओ बात करते हैं पहले की। पहला देखो कंडक्टर के अंदर क्या, कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी थी कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस नहीं पाई जाती है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता अंदर की तरफ उसके वॉल्यूम के अंदर, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड वाला ये भी अंदर की तरफ आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड वाला की बात छोड़ते हैं, पहले चौथे की बात करते हैं। चौथा देखो इसके परपेंडिकुलर ही नहीं आ रहा, किसी ना किसी एंगल से आ रहा। और क्या बोला गया था, कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर भी प्रोड्यूस होती है। तो परपेंडिकुलर प्रोड्यूस कौन सी वाली हो रही है, परपेंडिकुलर प्रोड्यूस
थर्ड वाली हो रही है, तो इसका आंसर आएगा थर्ड, कि किसी कंडक्टर के अंदर कौन सी फोर्स लाइन पॉसिबल हो, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद में बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कैसे, जैसे कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के इस पॉइंट के ऊपर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। इस चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इस वाले जो पॉइंट है इसका, अगर ये डायमेंशन ए है, तो इस वाले पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है उसका वैल्यू दे रखा है ई। किसी एक कोने पर, किसी एक कॉर्नर पर इस क्यू चार्ज के कारण किसी एक कॉर्नर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो उसके सेंटर वाले पॉइंट, सेंटर पर ई का मान कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, ये पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस वाले पॉइंट के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लिखा जाए तो के क्यू अपॉन आर की जगह कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, यानी ई का मान कितना है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर है, और उसका मान निकालना है सेंटर पर। तो देखो, सेंटर से इसकी जो दूरी आती है वो दूरी आती है ए बाई √3। सेंटर से इसका डिस्टेंस जो आता है कॉर्नर का, त्रिभुज के लिए कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस जो होता है वो होता है ए बाई √3। तो हम अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर की बात की जाए, सेंटर ओ की बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो उसके लिए भी वही सेम फॉर्मूला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के चार्ज क्यू अपॉन आर, डिस्टेंस कितना है ए बाई √3, इसका स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, के क्यू ए स्क्वायर, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो सेंटर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 3 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। कॉर्नर पर कितना था, ई, तो ई का जो के क्यू ए स्क्वायर है इसका मान क्या है, इसका मान दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ई। तो जो सेंटर वाला पॉइंट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा। उसके बाद में एक पॉइंट ये, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 चार्ज, सेम चार्ज क्यू और क्यू एक समबाहु त्रिभुज के ऊपर, समबाहु त्रिभुज के सेम ऊपर रखे हुए हैं, तो उसके जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेंटर पॉइंट कितना आएगा। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर होता है, इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ ई। इस वाले के कारण, अब देखो, ये जो यहां से जो डिस्टेंस होगा वो सेम डिस्टेंस यहां से होगा, क्योंकि कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस होता है सेम, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अगर चार्ज सेम हो, डिस्टेंस सेम हो, तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो मैग्नीट्यूड तीनों के लिए सेम होगा। इस वाले के लिए कितना होगा, इधर की तरफ होगा ई, और इस वाले के लिए किधर होगा, दूर के कारण ई होगा। तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन इनका डायरेक्शन तीनों का अलग अलग होगा। इस वाले के कारण इस सेंटर पॉइंट पर लग रहा है ई इधर की तरफ, इस वाले के कारण इधर की तरफ लग रहा है ई, और जो ऊपर वाला चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है नीचे की तरफ। अब देखो, ये वाला एंगल पूरा 60 था, तो ये आधा कितना हो गया, 30। पूरा 60 था, आधा कितना हो गया, 30। 30 कितना हो गया, 30 और 30 ये हो गया कितना, 60। अगर ये 30 है और अगर इसको 90 माना जाए तो ये कितना हो गया, 60। यानी कि ये वाला कितना हुआ, 60 और 60, तो यानी कि ये वाला जो एंगल हुआ इनका बीच का, ये 120 हुआ। ये वाला एंगल भी कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि ये 60 और ये भी 60, 120, और सेम ये भी 120। यानी कि तीन वेक्टर जो हो गए, समान परिमाण के 3 वेक्टर अगर 120 डिग्री पर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि अगर 2 वेक्टर अगर 120 पर होंगे तो उनका रिजल्टेंट होता है सेम, और कितना, बीचों बीच में 60 डिग्री पर, और ई से कट जाएगा ई, कैसे भी कर लो, दोनों तरीकों से। 3 वेक्टर अगर 120 पर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो 0 आता है। कैसे आता है कि 2 वेक्टर जो 120 पर आएंगे उनका जो परिणाम आएगा वो आएगा ई,
और वो आएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट के अंदर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अगर सेंटर के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो तीनों का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, हाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पॉजिटिव चार्ज Q और एक नेगेटिव चार्ज Q, ये दोनों चार्ज r डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। तो इनके जो मिड पॉइंट, मिलाने वाली लाइन के जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज Q और एक नेगेटिव चार्ज Q, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग मिड पॉइंट, ये इनका अगर डिस्टेंस r है तो मिड पॉइंट r/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो अगर मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मिड पॉइंट के कारण यहाँ से दूरी कितना आ जाएगा, r/2, और इधर भी r/2। पॉजिटिव जो होगा इस पॉइंट के ऊपर, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। नेगेटिव के कारण किधर होगा, नेगेटिव के कारण भी इधर होगा। यानी दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, तो दोनों डायरेक्ट ही जुड़ जाएंगे। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अब इसके कारण निकालते हैं पॉजिटिव वाले कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r²। चार्ज तो Q है लेकिन जो R होगा उसका मान कितना होगा, r²/4 होगा, क्योंकि r/2 है। तो ये ऊपर लिख दिया जाएगा 4KQ/r²। और जो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण भी कितना होगा, KQ/r²। KQ R का मान वही r/2, तो r/2 को r²/4, तो इसका भी हो जाएगा 4KQ/r²। अब जो दोनों को सेम डायरेक्शन के अंदर अगर नेट देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के कारण, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8KQ/r², ये हो जाएगा। उसके बाद में एक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन भी आता है कि इक्विलिब्रियम के कारण क्या होगा, कि इक्विलिब्रियम किधर आएगा किधर नहीं आएगा, उसके बारे में भी बात करते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होना, नेट फोर्स जीरो होना। जैसे कि क्या बोला जाता है, कोई चार्ज पार्टिकल है Q1 और चार्ज पार्टिकल दूसरा है Q2। अब इनको मिलाने वाली लाइन के अलावा अगर कोई तीसरा चार्ज पार्टिकल लाया जाए तो वो तीसरा चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या बोला जाता है कि वो जो तीसरा चार्ज पार्टिकल होगा, वो तीसरा चार्ज पार्टिकल क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव मान का है तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, और जो ये वाला पॉजिटिव क्या करेगा, इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। जब दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे तो उस टाइम पर ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम में जहां पर आ जाएगा तो वहां पर नेट फोर्स जीरो कर देना है और डिस्टेंस निकाल लेनी है। तो नेट फोर्स जीरो करने के डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इस वाले फोर्स, इसके कारण इस पर फोर्स मान लिया, ये डिस्टेंस x है और ये r-x है। तो इसके लिए क्या बोलोगे, KQ/x² का होल स्क्वायर। तो K से K और Q से Q कट जाएगा, तो इसके बाद में डिस्टेंस आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है।